जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए इस वीडियो में हम लोग मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर दिखाई देंगे। प्यारे साथियों, इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 18वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 17 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है। अलग से दिया कि बी जो है इसी काम को करने में 3 दिन का समय लेता है। और सी की सहायता से, इसका मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि 1 दिन का टाइम लगता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का, 3 का और 1 का एलसीएम लेना है। और एलसीएम जो होगा टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा हमारे पास। तो 2 का और 3 का और 1 का जो एलसीएम होगा 6 होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर लेना, आपको 1 दिन का काम निकालना है। 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 दिन में 6 वर्क किया ए ने, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 1 दिन में 3 काम करेगा। और बी की यदि बात करें तो 3 दिन में 6 काम किया तो 1 दिन में 2 काम करेगा। और सी ए बी सी तीनों मिलकर 1 दिन में 6 काम करते हैं पूरा, तो यहाँ पर 1 दिन में कितना काम करेंगे, वो 6। आगे यहाँ पर क्या हुआ, सी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आपको क्या करना है, ए बी सी के 1 दिन के काम में से ए प्लस बी प्लस सी के 1 दिन के काम में से 6 काम है इनका 1 दिन का, इसमें से आपको ए बी का 1 दिन का काम घटा देना है। तो यहाँ पर ए बी का 1 दिन का काम हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 2 काम करता है, यानी टोटल दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम करते हैं। अगर 5 काम हम माइनस कर देंगे तो सी का 1 दिन का काम कितना बच जाएगा, 1 काम। सी 1 दिन में 1 काम करता है, तो पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। तो सी अकेला पूरा काम, अकेला सी पूरा काम कितने समय में पूरा करेगा। टोटल काम 6 है, 1 दिन में 1 काम करता है, तो पूरा काम करने में इसे 6 दिन का टाइम लगेगा। और 6 दिन हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात की जाए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। कोई परिवार अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके पारिवारिक बजट पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो प्यारे साथियों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए खपत पर आधारित, तो खपत में कमी करे या वृद्धि करे, इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। कंसेप्ट है R/100 प्लस माइनस R, और उसके बाद गुणा में 100 करोगे तो खपत वाले क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। आर क्या होगा यहाँ पर, तो ये आपको जितने भी परसेंट की कमी होगी, वृद्धि होगी, आर का मान लिखोगे यानी 25। अब क्या करना है, यदि यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ना है। 100 प्लस माइनस आर का मतलब ये है कि यदि वृद्धि हुई तो आप 100 में जोड़ो, और यदि कमी हुई तो 100 से आप घटाओगे। तो यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई, 100 में 25 को जोड़ेंगे 125 और गुणा में 100 करोगे तो आपके पास यहाँ पर बोला गया खपत में कमी का परसेंट निकल कर आ जाएगा। खपत में कमी का प्रतिशत यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 25 पंज 125 होता है, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा। 20% की याद रखना कमी करना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसे करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे, फॉर्मूला जो होता है ए की पावर 2 होता है। ए उसकी भुजा हो जाएगी, तो यहाँ पर भुजा का अनुपात लाने के लिए ये वर्ग हटेगा इधर पर, तो क्षेत्रफल पर करनी लग जाएगा। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
यहाँ पर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का रेशियो आपको दिया है और भुजाओं का अनुपात बना लो। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अगर a मतलब उसकी भुजा तो क्षेत्रफल पर लगाओगे करनी, तो करनी 9 अनुपात करनी 1 करोगे तो ये भुजाओं का रेशियो आ जाएगा। तो 9 3 का वर्ग होता है और 1 1 का वर्ग होता है। तो याद रखिएगा ये जो आया 3:1 ये भुजाओं का अनुपात आया। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि उसके परिमापों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो इसकी जो भुजाएं आई है इनका अनुपात आया, इसमें 4 का गुणा करो, 4 गुणा 3:4 गुणा 1। तो ये अपने पास परिमाप का रेशियो आ जाएगा 4 3 12 और यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4। इसे फिर से काटोगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 3 12। तो यहाँ पर आपके पास 3:1 जो आएगा ये याद रखिएगा उसके परिमापों का अनुपात आएगा, दोनों वर्गों के परिमाप का अनुपात निकल जाएगा। तो आप लोगों का इसका सही जवाब हो जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो चाल यहाँ पर निकालना है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करती है। 120 मीटर उसकी लंबाई है, बटे में समय दिया है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर उसकी चाल आ जाएगी, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा अपने पास 12 मीटर प्रति सेकंड। ये जो आ गई उसकी चाल आ जाएगी, तो 12 मीटर पर सेकंड जो दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेबों के मूल्य में 15% की कमी होने से एक खरीदार 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद सकता है। सेबों का प्रति किलोग्राम नया मूल्य क्या है। तो इसे करने के लिए जो आपको मूल्य में जितने भी प्रतिशत की कमी हुई हो, जितने भी प्रतिशत की वृद्धि हुई हो, आप क्या करो उसकी फ्रैक्शन बना लो। जैसे यहाँ पर 15%, फिर लिखा है कमी, तो आप 15% की यहाँ पर फ्रैक्शन बनाओगे तो 15/100 होगा। परसेंट हटेगा तो 15/100, इसे काटो, 5 3 15 और 5 दूनी 10 0। अब आपने ये फ्रैक्शन बना लिया। अब ये याद रखना फ्रैक्शन ये मूल्य में कमी हुई, इसलिए यहाँ पर मूल्य का अनुपात बन जाएगा। मूल्य का अनुपात आप यहाँ पर बना लो, मूल्य का अनुपात। तो मूल्य प्रारंभ में यदि 20 था, मूल्य प्रारंभ में अगर 20 था तो नया मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 की कमी हो जाएगी। वृद्धि होते तो 3 को जोड़ देते तो कमी हो जाएगी, तो नया मूल्य 17 के रेशियो में आएगा। अब यहाँ पर याद रखना ये मूल्य का अनुपात बना। मूल्य का उल्टा अनुपात इस प्रकार के क्वेश्चन में क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो आप क्या करो, यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो बना लो। तो यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो उल्टा अनुपात होगा, यानी 17:20 करोगे तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। पहले वो 17 यूनिट खरीदता था और अब 20 यूनिट खरीद रहा है, मतलब 3 यूनिट अधिक खरीद रहा है। और 3 यूनिट का मान आपको दिया गया कि 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है। यहाँ से क्या करोगे, 1 यूनिट का मान लेके आओगे तो 2/3 किलोग्राम आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अभी वर्तमान, यहाँ पर बोला गया कि नया मूल्य बताना है। तो नया कितना खरीद रहा है, 20 यूनिट खरीद रहा है। तो कुल कितना खरीद रहा है, 20 यूनिट वर्तमान में खरीद रहा है। तो 20 गुणा 2/3 करोगे तो यहाँ पर 20 दूनी 40 और 40/3 किलोग्राम वर्तमान में वो खरीद रहा है। तो यहाँ पर कितने रुपए में वो खरीद रहा है, क्वेश्चन में भी दिया कि 240 रुपये में वो खरीदता है। तो यहाँ पर ये कह रहा नया मूल्य प्रति किलोग्राम बताओ। प्रति किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम का कितना रुपया होगा। तो आप क्या करो, यहाँ 240 में वो जितना भी टोटल खरीद रहा है 40/3 किलोग्राम, इसका भाग लगा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 240 भाग का ये 3 उलटकर इधर गुणे में आ जाएगा और बटे में 40 रह जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 4 छंगे 24 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। मतलब वर्तमान में 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद रहा है और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 10% लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना। तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया की हर वस्तु का क्रय मूल्य
अपने आप में प्रतिशत में यदि हम देखें तो 100% होता है। क्वेश्चन ने बोला कि 10% हानि पर बेचता है। आप खुद समझे कि अगर 100% की वस्तु है 10% हानि पर बेची जा रही है, मतलब 90% इसका विक्रय मूल्य है। फिर आगे दूसरा विक्रय मूल्य भी बना लो। यह कह रहा है कि अगर 10 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब 100% में खरीदता, नया विक्रय मूल्य दूसरा क्या बनता, तो दूसरा विक्रय मूल्य 10% लाभ होता। तो 100% में खरीद कर 10% लाभ मतलब 110% नया विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पहले 90% में बेचा, फिर 110% में, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य 20% अधिक में बेचना पड़ेगा उसे लाभ कमाने के लिए। और 20% का मान क्वेश्चन में दिया कि 10 रुपये अधिक में बेचा जाता। 1% का यहाँ से आप मान निकाल लो, तो 20 का भाग अपन 10 में देंगे, तो 10/20 1% का मान होया। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य लाने के लिए जो 1% का मान है 10/20, इसमें 100 का गुणा करेंगे, 100% का मान हो जाएगा और यही वस्तु का क्रय मूल्य है। 20 से 5 100, 5 दाम हो जाएगा 50। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य बनेगा 50 रुपये बनेगा। और ऑप्शन नंबर ए में आपको 50 रुपया दिया है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में बैठे। इनमें से क्रमशः 75% तथा 60% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वालों की औसत दर है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 100 विद्यार्थी थे, यहाँ पर उत्तीर्ण विद्यार्थी अपन को लेके आना है। तो यहाँ पर क्या करो, उत्तीर्ण लाने के लिए उत्तीर्ण बराबर 100 विद्यार्थी का कितना उत्तीर्ण हुआ 75%, और 100 का 75% निकालोगे। फिर आपको क्या करना है, दूसरे प्रकार के विद्यार्थी 75 थे और इन 75 विद्यार्थी में से 60% उत्तीर्ण हुए, तो डायरेक्ट 60% निकालोगे। तो ये टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए इस परीक्षा के अंदर, ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ इसे काट दोगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 75 यहाँ पर, और ये यहाँ पर 25 या 75 हो जाएगा, और 25 चूँकि 100, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 बचे 4 5 20 15। तो यहाँ पर 15 गुणा 3 करोगे 45, मतलब 75 विद्यार्थी प्लस यहाँ पर कितने 15, तो 45। ये टोटल विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। अब टोटल उत्तीर्ण को जोड़ लें हम लोग, 5 5 10, 7 2 9, 7 4 11 और एक कितना हो जाएगा 12। 120 विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। लेकिन क्वेश्चन ने यह पूछा कि टोटल उत्तीर्ण का प्रतिशत, ऑप्शन परसेंट में दिया है। तो आप क्या करो, 120 को प्रतिशत में बदल लो। अब बटे में क्या आएगा, तो बटे में टोटल विद्यार्थी आएगा। 120 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थियों का कितना परसेंट बनेगा, यानी 100 + 75 विद्यार्थी थे, और गुणा में 100 करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा अपना उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 120 बटे के ऊपर है बटे में 100 में 75 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा 100 करेंगे तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 छंग 150, 25 7 175 होता है, और 25 चूक यहाँ 100 हो जाएगा। अब 12 चूक हो जाएगा 48, यानी 480 में 7 का भाग लगाओ तो 7 छंग 42, और यहाँ पर बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 7 8 56, 4 बचेगा, और बटे में कितना 7, 68 सही 4/60% विद्यार्थी टोटल विद्यार्थियों का क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करते हैं तो ए की वार्षिक आय क्या होगा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ए और बी की आय का अनुपात दिया है, तो हम क्या करेंगे, आय मान लेंगे। मान लो ए की इनकम 4x है और बी की आय 3x हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में प्रत्येक का क्या दिया, बचत दिया। तो हम जानते हैं जो आय बराबर होता है ये व्यय प्लस बचत के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, बात को समझना पड़ेगा। ये प्लस का बचत इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यदि हम आय में से माइनस कर दें बचत को, तो हमारे पास जो बचेगा वो व्यय का रेशो बचेगा। तो आप क्या करो, पहला ए वाला व्यक्ति 4x उसकी आय थी और बी वाले की आय 3x थी। इसमें से अपन क्या करेंगे, बचत को घटा देंगे, यानी कि 4x में से भी 600 को घटा दिया, और इसी प्रकार 3x में से भी 600 को घटा दिया। तो बराबर में व्यय का रेशो रह जाएगा, मतलब 3/2।
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप x का वैल्यू लेके आओगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8x माइनस 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 1200। तो यहाँ पर अपने पास सीधा कितना बनेगा 1200 बनेगा। और इसी प्रकार बराबर में 3 का गुणा इधर करेंगे 3 3 9x और माइनस और 6 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1800। अब क्या करेंगे हम x को वन साइड कर लेंगे तो यहाँ 9x साइड 8x आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। इधर माइनस का 1200 1800 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 1200। तो यहाँ पर कितना बचेगा 600 बराबर में 1x। यहाँ पर 9x में से 8x जाएगा 1x बचेगा, मतलब x का मान कितना आया 600 आया। क्वेश्चन में कहा a की वार्षिक आय बताओ, तो a की आय कितनी है हमारे पास 4x हैं, तो 4 गुणा x का मान कितना आया 6, 600 से गुणा करेंगे 6 चुक कितना हो जाएगा 2400 रुपये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ए की वार्षिक आय। और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, यदि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और उसके बाद में व्यास की बात कर रहा है। तो याद रखना जो व्यास होता है वृत्त का वो त्रिज्या का डबल होता है। त्रिज्या अगर r है तो उसका डबल यानी 2r याद रखना वृत्त का व्यास होता है। क्वेश्चन में बोला कि परिधि और व्यास का अंतर 30 है, इसका मतलब 2πr और माइनस 2r में जो अंतर आया वो 30 का है। तो आप यहाँ से क्या करो r का मान लेके आ पाओगे, तो यहाँ से 2r और यहाँ भी 2r, तो हम क्या करेंगे दोनों जगह से 2r यदि कॉमन कर लें तो हमारे पास अंदर कोष्टक में पाई माइनस 1 बचेगा और बराबर में कितना आएगा 30। अब क्या करेंगे हम 2r को ऐसा ही लिखें, पाई का मान होता है 22/7 और उसमें से घटा दो 1/1 और बराबर में आ जाएगा 30। यहाँ पर 7 लघुत्तम हो जाएगा, 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 22 से करेंगे 22 माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार गया, 7 का गुणा 1 से किया तो 7। तो यहाँ पर ये बनेगा और यहाँ पर 2r इधर गुणे में रहेगा और बराबर में 30। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 गुणा r, फिर गुणा में अब कोष्टक के अंदर 22 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 15 बचेगा, तो गुणा में 15 और बटे में कितना 7 और बराबर में कितना है 30। आप यहाँ से r का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, ये भाग का 7 इधर गुणे में और ये गुणे में जितनी भी वैल्यू है मतलब 2 गुणा 15 ये भाग में जाएगा। तो 15 से काटा 30 को, 15 दूनी 30, 2 से 2 कट जाएगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7। तो यहाँ पर त्रिज्या 7 आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, घन का आयतन अपने को बताना है, तो घन का आयतन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a का क्यूब करना पड़ेगा। a क्या होगी, उस घन की भुजा होगी। अब यहाँ पर देखो अपन को आयतन लाने के लिए उसका a का मान लाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर क्या करो, एक फॉर्मूला और होता है घन का विकर्ण, ये लगा लो, क्योंकि हमें घन का विकर्ण दिया तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a करनी 3। विकर्ण की जगह हम लिखेंगे 4 करनी 3 और बराबर में लिखेंगे a करनी 3। करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा तो हमारे पास a बराबर कितना रह जाएगा 4, a का मान 4 आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा आयतन बताओ, तो हम जानते घन का आयतन होता है a का क्यूब, मतलब a का मान 4 आया, 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब मतलब 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।